रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन सेक्शन 10(10)(b). रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी छटनी कर दी जाती है। अब छटनी का मतलब क्या होता है? देखिए, छटनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कि एम्प्लॉयर का बिजनेस यहाँ पर बंद हो गया, नियोक्ता का बिजनेस बंद हो गया, या फिर नियोक्ता का बिजनेस चल नहीं रहा है। बहुत सारे इसके केस बन सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस से फ्री कर देगा। ठीक है, छटनी कर देगा उसकी। यहाँ पर ही एम्प्लॉयर के पास मान लीजिए अभी यहाँ पर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पास अब इतनी उसको उसके प्रोडक्ट की मान लीजिए यहाँ पर मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, तो उसको प्रोडक्शन कम करना है। अब प्रोडक्शन कम करना है और उसके पास वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो उन वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स को छटनी कर देगा, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर उसकी सर्विस से फ्री करता है उसकी रिटायरमेंट के पहले ही, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास अब काम नहीं है ज़्यादा, तो उस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा उसको एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है। एक मुश्त राशि नियोक्ता अपने कर्मचारी को पे करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। ठीक है, तो जब ये अमाउंट उस एम्प्लॉय को रिसीव होता है, तो एम्प्लॉय के लिए ये अमाउंट टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, उसको लेकर के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(b) में प्रोविजन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग क्लियर करना है कि रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन होता क्या है। तो जब एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय की छटनी कर दी जाती है, ठीक है, तो उस समय एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कंपेंसेशन, जो क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। और जो ये अमाउंट उसको मिला है एम्प्लॉय को, वो उसके लिए कितना एग्जम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है, उसके लेकर के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(b) के अंदर हमको यहाँ पर प्रोविजन बताए हुए हैं। चलिए, तो जैसा हम यहाँ पर ग्रेचुटी, पेंशन सभी में कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर भी हमको 3 अमाउंट में कंपैरिजन करना है। फर्स्ट अमाउंट तो जैसा सभी के अंदर हमने देखा अभी तक, यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से क्षतिपूर्ति के नाम पर, कंपेंसेशन के नाम पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ, उसको बोलते हैं यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद इसमें एक लिमिट होती है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपीज। कितनी लिमिट है यहाँ पर? 5 लाख रुपीज। ग्रेचुटी के अंदर हमने यहाँ पर लिमिट को देखा था, वहां पर 20 लाख रुपीज की लिमिट थी, यहाँ पर कितनी लिमिट है? 5 लाख रुपीज। तो ये दो अमाउंट तो बहुत सिंपल होते हैं, जितना उसको अमाउंट मिलता है और एक लिमिट हमको यहाँ पर मिलती है। अब जो थर्ड कैलकुलेशन है वो हमको समझनी होगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एक बना हुआ है, और उस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर सेक्शन 25(f)(b) में हमें एक अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ये एक्ट जनरली यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको थर्ड नंबर का अमाउंट यहाँ पर क्या लेना है? अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 25(f)(b) ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(f)(b) के अनुसार निकाली गई राशि। ठीक है, अब इन तीनों में जो सबसे लेसर अमाउंट होगा, सबसे कम अमाउंट होगा, वो अमाउंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें 3 अमाउंट में यहाँ पर कंपैरिजन करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में उसको क्षतिपूर्ति की कितनी राशि मिलती है? अधिकतम 5 लाख रुपया। और सेक्शन 25(f)(b) के अंतर्गत कैलकुलेट की गई राशि, तीनों में कंपैरिजन करना है। तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा वो उसके लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा, और उसके ऊपर जो भी उसको मिलता है वो टैक्सेबल होगा।
तो अब हमें यहाँ पर सेक्शन 25FB का कैलकुलेशन करना है कि इसके अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 25FB के कैलकुलेशन के लिए हमें 15 डेज एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, 15 डेज एवरेज सैलरी। उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के यहां पर कितने वर्ष काम किया, प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा। प्रोविजन को आप ध्यान से सुने और समझे। एम्प्लॉय ने, कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहां पर, अपने एम्प्लॉयर के यहां पर कितने टाइम तक अपनी सर्विस दी। ठीक है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, सेवा के वर्ष, कितने टाइम तक उसने वहां पर सर्विस की है। और प्रत्येक वर्ष के लिए हमें 15 दिन का औसत वेतन, 15 डेज एवरेज सैलरी को लेना होगा। अब जब हम 15 डेज एवरेज सैलरी का यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा। सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक कैलकुलेशन यहां पे होगा। जिस महीने, जिस मंथ में एम्प्लॉय का वहां से छटनी होती है, मतलब जिस मंथ में यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वहां से रिमूव किया है, सेवाओं से उसको फ्री कर दिया है, उसके जस्ट पहले के 3 कैलेंडर मंथ। अब ये कैलेंडर मंथ का यहाँ पर क्या रोल है, तो मान लीजिए यहाँ पर कि सितंबर के मंथ में एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने यहाँ से फ्री किया काम से। ठीक है, तो सितंबर के जस्ट पहले के 3 महीने आपको लेने हैं। ठीक है, तो सितंबर के जस्ट पहले के 3 मंथ कौन से आएंगे इसमें, यहां पर जून, जुलाई और अगस्त। तो जून, जुलाई और अगस्त में उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी वो हमको यहां पर लेना होगा, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी हमको एम्प्लॉय की लेनी है। और जून, जुलाई और अगस्त में जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, जैसे जून में होते हैं 30, अगस्त में 31, जुलाई में 31। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने होंगे इन 3 महीनों की, और इन 3 महीनों की जो भी सैलरी आने वाली है, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो इन 3 महीनों की सैलरी का टोटल करके उसको 92 से डिवाइड करना होगा, उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करने पर क्या होगा, हमको एक दिन की सैलरी का यहां पर पता चलेगा, एक दिन की सैलरी का। और हमें यहाँ पर लेना कितने दिन की सैलरी है, 15 दिन की सैलरी, फिर हम उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले स्टेप में हमको ये देखना है कि सैलरी का हमको कैलकुलेशन करना है, तो सैलरी कौन सी लेनी है। तो जिस मंथ में उसको रिट्रेचमेंट कंपनसेशन रिसीव होती है एम्प्लॉय को, उसके जस्ट पहले के 3 महीने हमको यहाँ पर लेना है, 3 महीने की सैलरी को लेना है। और 3 महीने की सैलरी को लेकर के हम उसका टोटल करेंगे और उसको उन 3 महीनों के दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक दिन की सैलरी हमारे यहाँ पर आती है, फिर उसको हम यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 डेज एवरेज सैलरी, अब हमने एक ईयर की यहाँ पर सैलरी का कैलकुलेशन किया, 15 दिन की सैलरी का। अब सैलरी में क्या क्या हमको शामिल करना है, दूसरे स्टेप में हमको क्या देखना है, सैलरी में हमको क्या क्या शामिल करना है। तो सैलरी में जैसे हम यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस में बेसिक सैलरी प्लस डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स परसेंटेज बेसिस। इसी प्रकार ग्रेचुटी के अंदर भी सैलरी का मीनिंग अलग था। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग हमको समझना पड़ेगा, सैलरी में हमें सब कुछ यहाँ पर लेना है, ऑल रेम्युनरेशन, संपूर्ण पारिश्रमिक, जो चाहे उनको कैश में मिला हो या परक्यूजेट्स। अभी आपने परक्यूजेट्स का मीनिंग समझना है। तो कहने का मतलब ओवरऑल एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से सैलरी हेड में जो भी कुछ मिलने वाला है,
वो सभी हम यहाँ पर रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन की कैलकुलेशन में सैलरी के मीनिंग में शामिल करेंगे। यदि एम्प्लॉयर ने बोनस, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उस कंट्रीब्यूशन को हमको छोड़ना है, उसको हम सैलरी में कवर नहीं करेंगे। अब इसको समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन यहाँ पर लेना होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको 3 महीने की सैलरी लेनी है। सैलरी का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने देखा यहाँ पर ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो भी कुछ मिलेगा, चाहे वो कैश में मिलता हो या फिर किसी अन्य फॉर्म में, हमको उसमें ऐड करना है। ठीक है, ये सैलरी का मीनिंग यहाँ पर हमने डिफाइन किया। अब उसके बाद जब हम नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे निकालते हैं, तो कभी कभी तो कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर हम बोलते हैं, 12 महीने को एक वर्ष काउंट करते हैं, और कुछ केसेस के अंदर हम यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा को एक साल मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कि उस एम्प्लॉय ने वहां पर 25 वर्ष 7 महीने काम किया, 25 ईयर 7 मंथ, तो हमको उसको यहाँ पर 26 ईयर अज्यूम करना होगा। और अगर उसने यहाँ पर 25 ईयर 5 मंथ काम किया, तो फिर हमें यहाँ पर 25 ईयर लेना होगा। तो 6 महीने से ऊपर मोर देन 6 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, चलिए तो हमें करना क्या है, अब इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन क्या होता है। कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर उसकी रिटायरमेंट से पहले ही अगर उसकी सर्विस से उसको फ्री कर देता है किसी कारण से, तो उस केस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट पे करता है। वो लमसम अमाउंट उस एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट है या फिर टैक्सेबल है। उसके लिए हमें 3 अमाउंट में यहाँ पर कंपेरिजन करना होगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में कितनी राशि उस एम्प्लॉय को प्राप्त होती है, मैक्सिमम ₹5 लाख, अधिकतम ₹5 लाख, और सेक्शन 25FB के अंतर्गत कैलकुलेट की गई राशि। इन तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। अब सेक्शन 25FB का कैलकुलेशन हमको करना होगा। सेक्शन 25FB के लिए जितने भी ईयर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम किया है, सर्विस दी है, प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन हमको लेना है। प्रत्येक वर्ष के लिए 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ईयर ऑफ सर्विस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ से ज्यादा को 1 ईयर कंसिडर करना है। सैलरी का कैलकुलेशन आपको करना है जिस मंथ में उनका उनको छटनी मिलती है, क्षतिपूर्ति मिलती है, उसके जस्ट पहले के 3 महीने की सैलरी आपको लेनी है, और उसको उन 3 महीने के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना है। उससे एक दिन की सैलरी हमारे यहाँ पर आ जाती है। सैलरी के अंदर हमको सभी अमाउंट शामिल करने हैं। ठीक है, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन को समझने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस है जिसको हम करते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 मई 2007 को किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होता है। 1 मई 2007 को उसको उसकी सर्विस से टर्मिनेटेड किया गया। 15 जून 2019 को उसको रिटायरमेंट के पहले ही एम्प्लॉयर ने उनकी छटनी कर दी, और जिस समय उनको यहाँ पर सर्विस से टर्मिनेट किया गया, सेवा से हटाया गया, उस समय एम्प्लॉयर ने उनको 3,60,000 रुपए रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन के दिए, छटनी क्षतिपूर्ति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब उनको ये कंपेंसेशन मिला था उस समय उनकी मंथली सैलरी 46,000 की दी हुई है, और उसको लेकर के एक यहाँ पर प्रोविजन है, सिंस 1 अप्रैल 2019 बट प्रियोर टू दिस डेट ही रिसीव्ड ओनली ₹40,000 एज मंथली सैलरी। देखिए इसका मतलब यहां पर क्या है वो आपको समझना है। अप्रैल 2019 के बाद उनकी जो सैलरी थी वो 46,000 थी, और उसके पहले उनकी जो सैलरी थी वो 40,000 रुपये थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दे रखी है। अब हमसे जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या है, जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। छटनी क्षतिपूर्ति की कितनी राशि एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है वो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है।
जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि हमको सबसे पहले 3 अमाउंट में कंपैरिजन करना होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। एक्चुअल में एम्प्लॉय को कितना अमाउंट मिला, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, और सेक्शन 25 FB ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हमारा आता है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक्चुअल में हमको अमाउंट लेना है जो दिया हुआ है। तो एक्चुअल अमाउंट है ₹3,60,000, जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब उनको उनका छटनी होती है, टर्मिनेशन होता है, तब उनको यहाँ पर 3,60,000 का अमाउंट मिलता है। इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी सीलिंग, या फिर मैक्सिमम ₹5 लाख। और तीसरा कैलकुलेशन होता है इसमें यहाँ पर 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, और ये कैलकुलेशन हमको यहाँ पर समझना है। चलिए, पूरा ध्यान इसमें आपको देना है 3rd नंबर की कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आप देखिए हमको कैलकुलेट करना क्या है। 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन। तो एक एक स्टेप हम आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी का मीनिंग समझेंगे कि सैलरी में क्या क्या लेना है। देखिए, जैसे मैंने भी आपको समझाया, ये लिखा हुआ देखिए, ऑल रेम्युनरेशन कैश प्लस वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, मतलब एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से जो भी मिलने वाला है, चाहे वो कैश पे के फॉर्म में मिलता हो या वो परक्विजिट्स मतलब फैसिलिटी के फॉर्म में मिलता हो, वो सब कुछ हमको सैलरी में यहाँ पर लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे रखी है। डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है कि इनकी मंथली सैलरी 46,000 है, जो अप्रैल के पहले 40,000 रुपये थी। मतलब सैलरी हमको यहाँ पर दे रखी है। ऐसा इसमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ही दे रखा है कि बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, एचआरए, ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पर मंथली सैलरी हमको दे रखी है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर बेस बनाते हैं। तो सबसे पहले सैलरी का मीनिंग क्लियर हुआ हमको, गिवन इन द क्वेश्चन 46,000 एंड 40,000। अब हमको सैलरी कौन से मंथ की लेनी है, तो जिस मंथ में इनका टर्मिनेशन हुआ। तो आप सभी देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 15 जून को इनका टर्मिनेशन हुआ, तो जून 2019 के जस्ट पहले के 3 महीनों की सैलरी आपको यहाँ पर लेना है। तो जून के पहले हमको लेना है मार्च, अप्रैल एंड मई। तो मार्च 19, अप्रैल 19 और मई 19, इन 3 महीनों की सैलरी हमको कैलकुलेशन में लेना है। अब जैसा हमको मालूम है कि अप्रैल 2019 के बाद इनकी सैलरी यहाँ पर 46,000 हो गई थी, लेकिन उसके पहले कितनी थी, 40,000 रुपये। मतलब मार्च 2019 में इनकी सैलरी थी 40,000, अप्रैल 19 में 46,000, मई 19 में 46,000। तो जून के पहले के 3 महीनों की सैलरी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, टोटल किया उसका, वो आता है 1,32,000। अब आपको मार्च, अप्रैल और मई में नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो मार्च में होते हैं 31, 31, अप्रैल में होते हैं 30 डे, और मई में होते हैं 31। तो कुल मिलाकर के 92 डेज होते हैं इन 3 महीनों में, जिसको बोलते हैं कैलेंडर मंथ। तो 1,32,000 को, 1,32,000 को हमें डिवाइड करना है 92 से। उससे क्या होगा, हमको एक दिन की सैलरी का पता चलेगा। और एक दिन की सैलरी कितनी आ रही है, 1434.78 पर डे, 1434.78 प्रतिदिन, ये एक दिन की सैलरी। ठीक है, अब हमको जो कैलकुलेशन करना है, तो आप ध्यान दीजिए, 15 डेज सैलरी चाहिए आपको। कितनी चाहिए, 15 डेज। और अभी हमने यहाँ पर एक दिन की एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक दिन की सैलरी हमने कैलकुलेट की थी, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, 15 डेज एवरेज सैलरी। ये यहां तक का हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है,
अब उसके बाद हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक दिन की सैलरी का हमने कैलकुलेशन किया, उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 दिन से। अब हमको नंबर ऑफ ईयर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ ईयर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ईयर ऑफ सर्विस। तो देखिए, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है 1 मई 2007 को और उनका टर्मिनेशन हुआ है 15 जून 2019 को। तो 1 मई 2007 से लेकर के 15 जून 2019 तक हमको नंबर ऑफ ईयर काउंट करने हैं। तो कैलकुलेशन आप देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर 1 मई 2007 से 15 जून 2019 तक हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर, मतलब उन्होंने कितने साल तक, कितने वर्ष तक, कितने ईयर तक वहां पर काम किया। तो प्रॉपर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो कैलकुलेशन आता है 12 वर्ष 1 महीना 15 दिन, 12 ईयर 1 मंथ 15 डेज उन्होंने वहां पर काम किया है। अब इसको हमको ईयर में काउंट करना है। जैसा प्रोविजन में बोला हुआ है, 6 महीने से ऊपर अगर वो काम करते तो उसको हम 1 ईयर कंसिडर कर लेते। यहाँ पर उन्होंने केवल 12 वर्ष 1 महीने 15 दिन काम किया है, मतलब ये जो 1 मंथ और 15 डेज का पीरियड है इसको हमको इग्नोर करना होगा और हमारे जो नंबर ऑफ ईयर है वो कितने आएंगे? 12 ईयर। अब हम फाइनली इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। देखिए, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पर 15 डेज एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन किया फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। और कैलकुलेशन करने के लिए हमको पहले एक दिन की सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको वर्षों की संख्या ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। ऐसा करने से हमारा जो थर्ड नंबर का अमाउंट है, सेक्शन 25 एफ बी का कैलकुलेशन है ये 258,260, 2,58,260 ठीक है। अब हमें ये इन तीनों में कंपैरिजन करना है। ₹3,60,000, ₹5,00,000, ₹258,260, विच एवर इज लेस। जो इन तीनों में से कम होगा वो एग्जम्प्ट है। तो इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 258,260। तो ये हमारे लिए क्या है? एग्जाम। तो फिर टैक्सेबल कितना है? तो अगर हम एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से जो भी इनको क्षतिपूर्ति मिल रही है, कितनी मिल रही है? 3,60,000। इसमें से जो एग्जम्प्ट अमाउंट हमारा आता है कैलकुलेशन से वो हम माइनस करेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 101,740, 1,01,740 रुपया टैक्सेबल।